साथियों जोहार आपकी जय। मैं डॉक्टर कैलाश वसावे। आज हम हमारे आदिवासियों के लिए लड़ने वाले युवा साथी जो गुजरात डेडियापाड़ा के एमएलए भी हैं और आदिवासी मुद्दों के ऊपर ये जो पूरे भारत में जो हैं आदिवासी जन जागृति का काम भी करते हैं और साथ ही साथ आदिवासी मुद्दों के लिए लड़ने वाले नेता हैं जिन्होंने केवड़िया कॉलोनी का ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था या फिर ऐसे बहुत बड़े जो आदिवासियों के मुद्दे हैं उनके ऊपर काम किया था। हमारे पास साथ चेतर भाई हैं जो एमएलए रह चुके हैं। मैं उनसे एक दो प्रश्न जो हैं आदिवासियों के राष्ट्रीय हित की उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दादा, आज के ज़माने में आदिवासी जो हैं सबसे वंचित और पिछड़ा समूह माना जाता है, तो ऐसी चीज़ों में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के लिए बहुत प्रभावी हैं, आपको लगता है उन पर कैसे काम होना चाहिए? हाँ, जैसे कि पूरे देश में आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। नेशनल पार्टी जितनी भी है आदिवासी लीडर्स को इतनी स्पेस नहीं दे रहे, मीडिया इतना स्पेस नहीं दे रहा है और जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो गवर्नमेंट के जो एजेंसी है वो भी इतना स्पेस नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं आदिवासी को वोट बैंक की तरह ही यूज़ किया जा रहा है। आपने अभी केवड़िया की बात की, तो केवड़िया में जब स्टेच्यू बना उसके धरोहर उसके साथ में ही वहाँ ट्राइबल का म्यूजियम बनने वाला था। उसका उद्घाटन भी उसी दिन किया था बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। तो स्टेच्यू बनने के बाद 31/10/2018 में जो ट्राइबल म्यूजियम बनना का उद्घाटन हुआ, उसके लिए कम से कम 700-800 करोड़ रुपए का खर्च हो गया। लेकिन वो पैसे कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। अभी भी ट्राइबल म्यूजियम ऐसा पड़ा है, उसके पीछे जितने भी प्रोजेक्ट आए वो हो गए। तो ऐसी स्थिति है। डैम यहाँ इतना बड़ा है तो उसका पानी नहीं मिल रहा है, साला में टीचर नहीं, सब सरकार जानबूझ के ये कर रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे इश्यू है ट्राइबल्स के लिए। अभी रिजर्वेशन पे बहुत सारा अटैक्स हो रहा है, जो ट्राइबल के कार्ड्स के जो सर्टिफिकेट है उस पर अटैक हो रहा है। आज आप देख सकते हैं जो कल्चर है उस पर अटैक हो रहा है। आज यहाँ तोते डबल की ज़मीन है, जो हम बोल रहे थे कि हम आदिवासी की ज़मीन कोई ले नहीं सकता, वो छीनी जा रही, उसको आज ट्रांसफ़र करके भाड़ा पेटे लेके लेने करके दूसरे लोग लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ में ये शेड्यूल एरिया है, ये शेड्यूल एरिया में जितने भी ज़मीन हायर हो रही है उसमें कहीं भी पैसा एक अनुसूची 5 ग्राम सभा का किसी का भी परमिशन नहीं ली जा रहा है। यहाँ जितने भी सिलिका निकल रहे हैं, लिग्नाइट निकल रहा है, यहाँ से पानी ले जा रहा है, रेती कंकर निकल रहा है, तो जितने भी खनिज निकल रहा है सब पे सब लेके जा रहे हैं। लेकिन उसमें ज़रा भी कहीं आदिवासी की सहमति या जो संविधान में प्रावधान किया उसका कोई कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि देश की राजनीति में जितने भी लोग हैं उनको आदिवासी से चुने गए, रिजर्वेटर से चुने गए सबको देखना चाहिए और लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो जल जंगल जमीन है या फिर आदिवासी संस्कृति है उसे उजाड़ कर यहाँ जो सरकार है आदिवासियों के हक अधिकार छीन कर ये सारी चीजें कर रही हैं, जिसमें आदिवासी को बेदखल किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप आदिवासी अगर अपना खुद का कास्ट सर्टिफिकेट का निकालने के लिए जाएंगे तो उसको घुमाएंगे एक हफ्ते तक, उसके बाद तरह तरह के बायोडेटा डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और दूसरी कास्ट का लोगों को क्या कर रहा है, मेड़ा भर के मेले भर भर के ये लोग सामने से दे रहे हैं। तो ये अभी चल रहा है। यहाँ जितने भी बाहर से लोग आते हैं, ये शेड्यूल एरिया है, फिर भी उनका इलेक्शन कार्ड बनाया दिया जाता है एक ही हफ्ते में, महीने में। और उनको तो धीरे धीरे यहाँ बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ का कल्चर खत्म हो जाएगा, यहाँ रहेंगे, ज़मीनें खत्म हो जाएगी, यहाँ का जंगल खत्म हो जाएगा। तो फिर आदिवासी आदिवासी में से ही खत्म हो जाएगा, आदिवासी ही नहीं फिर कहलाएगा। और यहाँ की ज़मीन है जो शेड्यूल एरिया की ज़मीन है, फिर भी आसानी से बाहर के लोगों को, कॉरपोरेटरों को, कॉरपोरेशन सेक्टर को दे दी जाएगी। तो फिर तो आदिवासी ही खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत बार हमारा पानी छीन लिया जाता है, हमारा जंगल तो उजाड़ ही दिया है, लेकिन ऐसी चीज़ें होने के बावजूद भी भारत स्वतंत्र होने के 75-78 साल के बाद भी ना आदिवासी में आज तक विकास की भागीदारी जो है वो आज सरकार ने दी हुई है। इतना बड़ा बजट होता है, तो आपको उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो नेशनल पार्टी है, चाहे भाजपा, कांग्रेस या कोई भी नेशनल पार्टी, उसमें जो लीडर होते हैं उसको बोलने के लिए लिमिटेशन डाल देते हैं कि भाई आप इतना ही बोलोगे। और जो भी वहाँ आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी रहते हैं वो भी पूरा प्लानिंग करते हैं। इतना सारा बजट बनने के बाद भी अपने नेता वहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे। आज इतनी सारी आदिवासियों की समस्या है उस पर कोई नहीं बोल रहा। खुद मिनिस्ट्री में भी इतने अच्छे पद हमको मिल नहीं रहे हैं। हमारे
नेशनल लीडर जितने भी आदिवासी लीडर हैं उनको भी नेशनल पे इतना स्पेस नहीं मिल रहा है, तो मीडिया स्पेस नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं और उसके लिए तो पॉलिटिकल से और संगठनों से ऊपर आके सबको इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा कि क्या करें। इतनी बड़ी बस्ती है, इतना बड़ा इलाका है आदिवासियों का, फिर भी आदिवासियों के लिए कोई सुन नहीं रहा है। ये भी एक बात है। और दूसरा है कि क्या आदिवासियों के मुद्दे जो हैं आप विधानसभा में कैसे उठाते हो और आपको क्या वहाँ अच्छे से मौका दिया जाता है आदिवासी नेता के देखिए तौर पर? अभी तो यहाँ तो 160 एमएलए 161 एमएलए भाजपा पे हो गए हैं। अभी हम 4 है, कांग्रेस की 11 है, 15 ही हम विपक्ष में। तो हमको बोलने की अ, समय ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि सामने तो खुद सरकार के ही लोक प्रतिनिधि, हम ही विपक्ष में। फिर भी हम जब बोलने के लिए उठते हैं तो 1-2 मिनट के बाद जब हमारी हमारी बोलने की स्पीच जब ट्रैक पे आती है, सरकार को दिखाने के लिए वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है वो बोलने की, तभी वहाँ के स्पीकर वो घंटी बजा देते हैं, हाँ तो स्पीकर बंद कर देते। तो उनको क्या चाहे कि हमारी सरकार ही सब कुछ है, माँ बाप है, वाह वाह करो, वाह वाह करो। तो अभी तो क्या है पूरे ये यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही माँ बाप है, यही हमारी सरकार है, वो ही माँ बाप, वो ही भगवान, ऐसा चलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि 5 किलो का राशन दे दिया जाएगा या फिर ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो दे दी जाएगी, जिसके लिए दिल्ली से लोग यहाँ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है उसके ऊपर? बिल्कुल, हम लोग कितनी सालों से शिक्षा के लिए यहाँ टीचर रखने की बात कर रहे हैं। पूरे ये ट्राइबल एरिया है, गुजरात की बात कर रहा हूँ, 1367 साला ऐसी है, एक टीचर से चल रही है। 1 से 5 धोरण कक्षा के सभी छात्रों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। बैठने के लिए वर्गखंड नहीं है, मकान नहीं है, किराए के मकान पे बढ़ रहे, खुले आसमान के नीचे बढ़ रहे, पेड़ के नीचे बढ़ रहे। तो हम कितनी बार बोले कि भाई शिक्षा का प्रावधान करो, टीचर की भर्ती करो, मकान बना के दो, खाना अच्छा दो। तो गवर्नमेंट जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ तो 45,000 करोड़ का बजट है, फिर भी गवर्नमेंट बहुत बहुत बड़े बड़े उत्सव करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो नहीं करें। जो शिक्षा की बात आती है तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 किलो राशन देना की बात होती है तो दिल्ली से मिनिस्टर आएंगे, बड़े बड़े फोटो सेशन करेंगे और सबको राशन 5 किलो देने की दे के जाएगा। खत को देने की होगा तो भी मंत्री आएगा, सांसद आएगा, खत का देगा, बड़ा बड़ा फोटो सेशन करेगा, बड़ा बड़ा बैनर होर्डिंग्स मंडप लगाएगा। लेकिन शिक्षक की बात आती है तो कोई नहीं, शिक्षा देने की बात ये बिल्कुल नहीं कर। शिक्षा की बात करोगे तो भाग जाएंगे। सही है। तो आपको क्या लगता है कि इन सारे मुद्दों के लिए आदिवासियों का खुद का एक पॉलिटिकल प्रेशर होना चाहिए, समाज का जो है ना पॉलिटिकल पार्टी को भी कंट्रोल करे और राजनीतिक जो भी सरकारें बनती हैं आदिवासी हित के लिए उनको भी कंट्रोल करे। और ये जो पॉलिटिकल विल जो है आदिवासी बहुत बार है ना अपने जंगलों में ही रह जाता है और विधानसभा हो या फिर सांसद हो वहाँ जाके ना ये मुद्दे नहीं आते, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना चाहिए? देखिए आदिवासी का पॉलिटिकली अच्छी पार्टी होना चाहिए और उस पार्टी पे भी 5-10 लोगों का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। कई सारी पार्टियां बनती है आदिवासी, लेकिन उसमें क्या है, एक ही परिवार के लोग उस पर अपना कब्जा जमा के बैठते हैं तो वो नहीं चलता। कई सारे 8-10 लोग उसका कब्जा लेके बैठते हैं तो वो पार्टी नहीं चलेगी। फिर अगर आदिवासी की पार्टी बनती है तो उसमें सभी देश के आदिवासियों को उसमें साथ में लेके चलना पड़ता है, अपना खुद का स्वार्थ साइड पे रखना पड़ता है। तो तभी एक पॉलिटिकली मंच मिलेगा, पूरा प्रेशर बना पाएंगे और सबको समझाना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि गुजरात में 27 सीट रिजर्व है एमएलए की। हमारे महाराष्ट्र में 24 है। हाँ, आपके महाराष्ट्र में 24 है। तो रिजर्व में तो आदिवासी ही लड़ेगा, भाजपा में से भी लड़ेगा, कांग्रेस में से भी लड़ेगा, दूसरी पार्टी में से भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सब रिजर्व में से एक ही पार्टी सबको सिलेक्ट करनी, अगर हो सके तो सिलेक्ट करके सबको एक ही पार्टी में से लड़के चुन के जाना चाहिए, तभी पॉलिटिकली प्रेशर बन सकता है। सब अलग अलग आदिवासी के लोग सब अलग अलग पार्टियों में बटे हैं, धर्म संप्रदाय में बटे हैं, संगठन में बटे हैं। इसीलिए आज हमारा कोई मूल्य नहीं करता है। बस इलेक्शन आता है, 2-3 दिन पहले आओ, बड़े बड़े वादे करो, पैसा निकालो, पैसा दो, खाने पीने की प्रावधान कर दो और जीत के चले जाओ। ऐसा चल रहा है। और दूसरी बात अभी अभी जो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र में ये जो है ना एक अलग आदिवासी प्रदेश की भिन्न प्रदेश की मांग हो रही है। तो क्या ये जो है ना 70 साल से सरकार जो विकास नहीं कर पा रही है आदिवासी का, इसके लिए ये मांग हो रही है? और
क्या लगता है कि आदिवासी का अलग प्रदेश होना चाहिए अब? देखिए, आप जितना बड़ा इलाका है, जैसे कि 10 गांव की ग्राम पंचायत होती है, उसको आप डिवाइड करोगे तो डेवलप ज़्यादा होगा। सही। 3 प्रतिनिधि, 3 सरपंच हमको ज़्यादा मिलेंगे, तो वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हो कि पूरे देश में कई सारे उत्तर प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में से गुजरात अलग हुआ, गुजरात उनकी भाषा से गुजरात प्रदेश बना। तो जिस तरह से आज़ादी के पहले जो भील कंट्री था, उसको डिवाइड किया गया, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसको डिवाइड किया गया। तो अगर ये सरकारें आज़ादी के 75 साल तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश अगर आदिवासी का काम नहीं कर रही, आदिवासी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, तो स्वाभाविक है कि हर लोग, मैंने भी मांग किया था कि हमको अलग भील प्रदेश दो, हम केवड़िया में अपना राजधानी बनाएंगे, मैंने भी पिछले साल में डिमांड किया था। तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर हमको अलग दे दो, हम अपना विकास खुद कर लेंगे, हमारे पास जल जंगल जमीन है, इतना सारा खनिज है, तो हम कर लेंगे। केवड़िया है, कोई भी जगह पे एक राजधानी बना के महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश का सेंटर पड़ता है, तो चला लेंगे, क्या बात है। तो ऐसे ही हमने भी डिमांड किया था। और ये जो बात है ना, बहुत बार ऐसे मुद्दों पर है ना, आदिवासी एकत्र नहीं हो रहे, या फिर जो है ना उनका संगठन बहुत वीक हो रहा है, क्योंकि हम अलग अलग जो है ना डिवाइड होके लड़ रहे हैं। उसमें महाराष्ट्र क्या है, अलग जो अलग भाजपा में उनको अपने टिकट का डर लगता डर है, भाई लगता है। हम उनके साथ अब अलग भील प्रदेश की मांग में जुड़ेंगे तो हमको टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस में भी ऐसा है, कई सारी पार्टियों में ऐसा है कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो टिकट का डर की वजह से आज आदिवासी समाज को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और इसके लिए वो सब उसमें सब आ गए, सब भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी, सब पार्टी के, हमारे जैसे जितने भी नेता हैं, नेता खुद इसमें जिम्मेदार है। सही है, सही है। तो आप अंत में ये जो पूरे ऑल इंडिया आपको देखेगा, ऐसी चीज़ों में आप आदिवासी युवाओं को जो देश भर में आदिवासी हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? बस युवाओं को हम बोलेंगे, आप बहुत अच्छा है, पढ़ाई करो, आपका पढ़ने का टाइम है, बाद में आप संविधान भी पढ़ो, और बाद में अच्छे सारे युवा पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। जैसे कि हम पॉलिटिक्स में आए तो बहुत सारे लोगों का काम किया, और हमारी पूरी टीम युवा होती है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। और अगर पढ़े लिखे युवा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कौन राज करेगा, तो आप सब जानते हो। तो आना चाहिए, और समाज के लिए जो रिजर्वेशन में से हम पढ़ाई लिखाई करके बड़े होते हैं, जो रिजर्वेशन का लाभ लेके, तो उनको नौकरी मिलने के बाद भी समाज को देखना चाहिए, रिजर्वेशन को बचाना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए। यही बात मैं आपके जरिए से रखना चाहूँगा। और ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चेतर भाई जो हैं पूरे गुजरात में, पूरे देश भर में काम करते हैं, जो आदिवासी हक लड़ाई जो हैं, और इनके बेसिस पे आपके साथ एक अनगिनत घटना भी हुई थी यहाँ की, आप आदिवासियों के लड़ते हो, आदिवासियों के लिए लड़ते हो, इसलिए आपको जेल भी भेजा गया था, क्या? देखिए, मैं तो एग्रीकल्चर ऑफिसर था, मेरे घर में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, काका काकी, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं पढ़ा लिखा एग्रीकल्चर ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब था मेरा। फिर मुझे इसमें थोड़ा देखा कि यार इतना बड़ा कौभांड हो रहा है, हमारा आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है, फिर मैंने रिजाइन करके मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। फिर भी लोगों के लिए लड़ते लड़ते आज 14 केस मेरे एफिडेविट में मैंने भरे थे, अभी जो नामांकन किया 14 केसेस मैंने नामांकन के दौरान भरे। तो ये मेरे खुद के किसी के साथ झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है, मेरा 2 नंबर का धंधा भी नहीं, फिर भी गवर्नमेंट के सामने लड़ते हैं तो कई सारे बार जेल में जाना पड़ता है। इस बार पिछले साल मुझे पासा किया था, 300 दिन रखा था राजकोट जेल में, या राजकोट जेल में 7 महीने तड़ीपार किया था। अब केवड़िया केस हुए थे, हमको 70, मेरा पूरा फैमिली को 70 जन को जेल में रखा था, 14 जितनी 4 व्हीलर हमारी गाड़ी थी। तो ये चलता रहता है, अभी भी मेरी पूरी फैमिली को 9 जन को हमको जेल में रखा था, 100 दिन तो उनको रखा था, मुझे 50 दिन रखा था। तो संघर्ष जारी है, अभी उनका टाइम है तो चल रहा है, आने वाले दिनों में हम मेहनत करें, हमारा भी टाइम आएगा, फिर भी लोगों के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। यही आशा के साथ इन्होंने बड़ा मैसेज दिया है कि आदिवासी जो हैं अपने मुद्दों के लिए अपना प्रेशर ग्रुप बना के लिए एकत्र हो, और आदिवासी राज्य से लेकर जो भी आदिवासी हित में जो भी आड़े आ रहा है उनके साथ संघर्ष करने की भूमिका रखे। हमारे साथ चेतर भाई थे। भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आप देश का युवा आपको बहुत ही शुक्रगुजार मानेगा। जोहर, आपकी जय आदिवासी।